वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने सेल टिश्यू एंड मेम्ब्रेन का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका हमने पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल तो नहीं होगा जितना इस पीपीटी में डिस्कस किया हुआ, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम सेल डिवीज़न के बारे में हमें समझना चाहिए कि सेल डिवीज़न है क्या, और फिर माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सेल्स होते हैं वो एक सेल से दो सेल में, दो से चार में, चार से आठ में, और इसी तरीके से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो कि ज़रूरी है, मतलब ये ग्रोथ भी हमारी बॉडी की जो होती है वो इसी सेल डिवीज़न की वजह से होती है। या जब हमें कोई चोट वगैरह लग जाए तो वो जो वापस रिपेयर होता है ना, वो भी सेल डिवीज़न की वजह से रिपेयर होता है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो बहुत सारे मसले हमारी बॉडी में आ जाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सेल डिवीज़न की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अब सेल डिवीज़न जो है ये दो प्रोसेस में होता है, एक को हम कहते हैं माइटोसिस, एक को हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, और जो चोट वगैरह रिपेयर होते हैं, जो भी बॉडी की साइज़ बढ़ती है, ठीक है, वो सारी की सारी माइटोसिस की वजह से सब कुछ होता है। लेकिन मियोसिस जो है वो स्पेशली जो सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे स्पर्म सेल्स या फिर फीमेल्स में एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं और एग मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, जो आगे जाके बच्चे पैदा करने में काम आते हैं, और जो गेमीट्स होते हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन, उनका डिवाइड होना, उनका बढ़ना, ठीक है, और वो जो है इस काबिल होना कि उससे आगे जाके बच्चे पैदा हो सके, ठीक है, ये अलग प्रोसेस है और इसको हम कहते हैं मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क ये है कि माइटोसिस जो है वो हमारे सोमेटिक सेल्स के लिए होता है। सोमेटिक मतलब बॉडी के जो नॉर्मल सेल होते हैं, और मियोसिस जो है ये उन सेल्स में होता है जिसको हम कहते हैं जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स। ठीक है, जो कि सेक्स में यानी कि बच्चे पैदा करने में, और स्पर्म और ओवम यानी एग प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और उनको मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। दोनों का प्रोसेस तकरीबन सेम है, स्टेजेस सारे सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें जो डिफरेंस है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि माइटोसिस माइटोसिस प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर। ठीक है, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। मतलब माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है और उन सेल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। मतलब पहला सेल जिस तरह था उसी तरह के जो दो सेल उससे बनेंगे वो सेम एग्जैक्टली उस पहले सेल के जैसे होंगे। ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो जो टू आइडेंटिकल डॉटर इसीलिए कहते हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? एक जैसे। डॉटर मतलब ऐसे तो बेटी को कहते हैं, लेकिन जो आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं तो उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, जो कि आगे जाके एक सेल से बनते हैं। सिंपली माइटोसिस का मतलब ये होता है कि माइटोसिस में एक सेल दो में डिवाइड होता है और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है। ठीक है, ड्यूरिंग माइटोसिस वन सेल डिवाइड वंस टू फॉर्म टू आइडेंटिकल ट्विंस। माइटोसिस के दौरान क्या होता है, एक सेल सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड होता है कि एक सेल एक दफ़ा डिवाइड हो गया, उससे जो है वो दो सेल्स बन गए। अब वो दोबारा डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। ठीक है, फिर जो दो सेल बन गए हैं ना वो डिवाइड होंगे आगे जाके, फिर उससे जो बनेंगे फिर वो डिवाइड होंगे। इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन पहले जो सेल डिवाइड हुआ था वो सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि उससे दो सेल बन गए और दो सेल मज़ीद उससे बनेंगे, नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ दो सेल उससे बनेंगे। द मेजर पर्पस ऑफ माइटोसिस फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स। वही बात कि इसका जो मेजर मकसद होता है वो यही है कि ग्रोथ होना, बॉडी की जो ग्रोथ होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो सेल्स ख़राब हो चुके हो, जहाँ पे चोट लगी हो, उसको रिपेयर करना जो है वो माइटोसिस का काम होता है। अभी आप देख सकते हैं सेल साइकिल आपको बताया गया है, और सेल साइकिल जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस होते हैं, जो कि G1 एस फेज़ और G2 इससे स्टार्ट होता है। बीच में आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले जो है वो है G1 फेज़।
G1 फेज में जो है वो ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक रूल्स, मतलब जैसे ही सेल डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर जो प्रोसेस चलते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सारी चीज़ें काम करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और उसमें सेल फर्स्ट ग्रोथ हम उसको कहते हैं, मतलब सेल अपने आप को ग्रोथ कर लेता है, मतलब बढ़ जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। फिर जब उसका थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तकरीबन 8 से 10 घंटे, ठीक है, और 8 से 10 घंटे में वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है, फिर उसकी बारी आ जाती है डिवाइड होने की, ठीक है। फिर उसको कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब जो डीएनए है उसके अंदर वो रिप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? कॉपी करना शुरू कर जाएगा अपना, ठीक है। और इस फेज़ को हम कहते हैं एस फेज़ या फिर इंटरफेज़ भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इस पूरे प्रोसेस को हम इंटरफेज़ कहते हैं। मतलब G1, एस फेज़ और G2, इन तीनों को हम इंटरफेज़ कहते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला क्या होगा, सेल ग्रोथ करेगा, अपने आप को सूटेबल बनाएगा, ठीक है, 8 से 10 घंटे उसमें लगेंगे। फिर जब 8 से 10 घंटे गुजर जाएंगे, फिर सेल अपने डीएनए को रिप्लिकेट करेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक या सिंथेसिस फेज, ठीक है, या एस फेज भी शॉर्ट में कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है G2 मतलब ग्रोथ 2 या ग्रोथ अगेन, ठीक है। इसमें सेकंड ग्रोथ भी आप कह सकते हो कि इसमें दोबारा जो है वो सेल थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, लेकिन इस बार जो वो ग्रोथ करेगा वो अपने आप के लिए नहीं, वो सेल डिवाइड होने के लिए करेगा, ठीक है, मतलब माइटोसिस के लिए वो प्रिपेयर होगा, तैयार होगा कि अब मैंने डिवाइड होना है, ठीक है। तो 3 फेज़ आएंगे, G1, एस फेज़ और G2। G1 में सेल जो है वो खुद बड़ा होगा, मतलब जैसे एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और वो एडल्ट हो जाता है। तो ये जो पहला उसका स्टेज है ना, वो क्या कहलाता है, G1 फेज़, आप इस इंसान में समझ लो, ठीक है। फिर जब वो एडल्ट होता है तो फिर वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, कमाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, ठीक है, और अपने फैमिली के लिए सपोर्टिव बनता है। फिर वो एस फेज़ होता है। एस फेज़ के बाद वो बूढ़ा हो जाता है, फिर वो जो है मौत की तैयारी और वो सारी टेंशन वगैरह, वो ग्रोथ 2 यानी G2 फेज़ होता है। तो सेल में भी सेम वही है कि इस G1 में वो अपने लिए प्रिपेयर होगा, एस फेज़ में यानी सिंथेसिस में वो क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, और G2 फेज़ में वो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। इन तीनों स्टेजेस को हम मिला के इंटरफेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है G2 फेज़ के बाद आता है M यानी माइटोटिक फेज़, ठीक है, एम फेज़, माइटोटिक फेज़। फिर एम फेज़ के अंदर छोटे छोटे 4 स्टेप होते हैं, जिसको हम प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़ कहते हैं, ठीक है। पहला स्टेप प्रोफेज़, फिर मेटाफेज़, फिर एनाफेज़, फिर टीलोफेज़, ठीक है। इन चारों में जो है सेल अलग अलग डिवाइड होता है, सेल के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, और जब टीलोफेज़ तक पहुंच जाता है तो सेल मुकम्मल डिवाइड हो चुका होता है, एक सेल से 2 सेल्स बन चुके होते हैं, ठीक है। अब ये हम आगे डायग्राम वाइज समझेंगे ये क्या चीज़ है। देखो, इंटरफेज़ में आपको वही बताया गया है कि इंटरफेज़ में जो है वो डीएनए रिप्लिकेट होता है, जो ऑर्गेनेल्स और जो चीज़ें सेल के अंदर होती हैं, ठीक है, वो डिवाइड हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं। इंटरफेज़ इज़ अ स्टेट ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब ये कि सेल इस वक्त अपने आप पे ध्यान देगा इंटरफेज़ में, ठीक है, और जितनी भी मेटाबॉलिक चीज़ें होती हैं उस टाइम वो सेल में हो रही होगी। फिर इंटरफेज़ को हम वही 3 फेजेज़ में डिवाइड करते हैं, G1, एस और G2, ठीक है, ये आपको क्लियर है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इंटरफेज़ पे कि इंटरफेज़ जो है G1 फेज़ जो है, G1 फेज़ इज़ द इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक फेज़ एंड एस फेज़, ठीक है, मतलब G2 फेज़ यानी सेल डिवीजन में जाने से पहले, ठीक है, और G1, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो एस फेज़ कहलाता है ना, M और G1 के फेज़ में, इसलिए हम इसको G1 फेज़ कहते हैं। और टोटल साइकिल टाइम 24 आवर, ठीक है, मतलब सेल जब डिवाइड हो जाता है, एक दफ़ा सेल बनता है और दोबारा डिवाइड होने तक, जब एक सेल बन गया और वो दोबारा डिवाइड होगा ना, उसके बीच में तकरीबन 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं, मतलब एक दिन के अंदर एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। सेल दिन में एक दफ़ा डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मैंने आपको बताया कि G1 फेज़ जो है उसमें तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं, एस फेज़ में 4 से 6 घंटे लगते हैं, और जो
G2 में जो है 4 से 6 घंटे लगते हैं, और जो S फेज़ है बीच का, ठीक है, जो इंटरवल है उसमें तकरीबन 8 घंटे लगते हैं। तो ये जो है इस तरह टाइमिंग डिवाइड की हुई है और ये आपको बताया गया है। अब देखें, ये आपको माइटोसिस के वो सारे स्टेप्स बताए गए हैं, ठीक है, जो इंटरफेज़ का आपको बताया गया है, फिर प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। ये डायग्राम थोड़ा सा वैसे रफ़ है, नेक्स्ट डायग्राम शायद होगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत चले बता देता हूँ। इंटरफेस में तो सेल डिवाइड हो जाता है, मतलब डिवाइड नहीं होता, वो तैयार हो जाता है डिवीजन के लिए, ठीक है। फिर आता है प्रोफेज, जो माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक फेज आता है ना, फिर प्रोफेज आता है। प्रोफेज में जो है वो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज में जो है वो सेल्स जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। पहले ये बाइंड नहीं होते एक दूसरे के साथ, ऐसी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी पड़े हुए हैं, यहाँ पे थोड़े से तरतीब से आ जाते हैं। फिर मेटाफेज में देखें, मेटाफेज में ये बिल्कुल इस तरह तरतीब से आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊं, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है लाइन में आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है एनाफेज में, ये जो है ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो साइड वाइज आपको ये लाइंस नज़र आती है, ये वही माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो है हमने पहले पार्ट में पढ़े थे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये एक रस्सी से होते हैं जो कि क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं और इसको अपनी तरफ खींचते हैं। जब ये अपनी तरफ इसको खींच लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसका आधा हिस्सा इस तरफ चला जाता है और आधा हिस्सा इस तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये आपस में टियर हो जाते हैं, मतलब कट हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो जो क्रोमोसोम्स है वो 1 से 2 में डिवाइड होते हैं। मतलब पहले अगर ये 1 मिनट, अच्छा, पहले अगर इस तरह का एक क्रोमोसोम था, ठीक है, जब इस पे इस साइड से भी फोर्स अप्लाई किया गया और इस साइड से भी फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है, तो इसका आधा हिस्सा इस साइड पे आ जाएगा और आधा हिस्सा इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये जो क्रोमोसोम होता है ये 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है और ये होता है एनाफेज में, ठीक है। अच्छा जी, फिर एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज, ये आप देख सकते हैं टीलोफेज, ये वाला, ठीक है। टीलोफेज में जो है वो मतलब जो सेल्स आपस में डिवाइड हो गए थे, ठीक है, जो इतना बड़ा सेल बन गया था, सेल का स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। ये जो सेल का स्ट्रक्चर बढ़ गया है, अब इसका जो ये बाहर का जो ये वाला जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में, फॉर एग्जांपल ये पहले का इस तरह सेल मेम्ब्रेन था, अब इसके बीच में ना इस तरह एक दरार आ जाता है, ठीक है, और ये इस तरह हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह हो जाता है, ठीक है। इस तरह थोड़ा बहुत ये दरार जो है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और आखिर में ये बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाते हैं, एक इस तरह और एक 2 सेल्स बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 सेल्स इसमें इसी तरीके से बन जाते हैं और ये चारों स्टेप्स में होते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए कि 4 स्टेप्स में क्या क्या होता है। पहले जो है वो प्रोफेज है, प्रोफेज में जो है वो स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। जब वो अटैच हो जाते हैं तो मेटाफेज में वो तरतीब से आ जाते हैं, ठीक है, और वो रस्सियाँ उसके साथ अटैच हो चुकी होती हैं, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो चुकी होती हैं, ऐसा ना हो कि आप कहीं पे रस्सी कह लो, ठीक है। उसके बाद एनाफेज में वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो ज़ोर लगाते हैं और क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से जुदा कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। जब वो अलग हो जाते हैं तो हाफ हाफ एक एक सेल्स में चले जाते हैं। फिर आता है टीलोफेज। टीलोफेज में जो उनका सेल मेम्ब्रेन होता है वो फोल्ड हो जाता है और इसी तरह फोल्ड होते 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 एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और आखिर में 2 सेल्स बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं टीलोफेज, ठीक है। यानी आखिर में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे ये जो 2 सेल्स बने हुए हैं, ठीक है, जो कि 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स है, और यहाँ पे जो पहला सेल था ये देखें, पहले वाला बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, के बिल्कुल एक जैसे होंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर।
ठीक है। ये वैसे मैंने आपको बता दिया है, आगे इतना एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं होता, बस इतना ही है आपको याद होना चाहिए। माइटोसिस यही है, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल काउंट और इट इज़ सिंपली कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, इसको ग्रोथ भी कहते हैं, या इसमें जो है वो सेल का जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता है ना, जब 1 से 2, 2 4 8 16 इसी तरह डिवाइड होते हैं तो ज़ाहिर बात है सेल का नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब दूसरा जो प्रोसेस है वो है मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और ये मैंने आपको पहले बताया कि मियोसिस कहाँ पे होता है। मियोसिस इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स दैट ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब ये कि मियोसिस इस बात की हमें यकीन दहानी कराता है कि जो ऑर्गेनिजम्स यानी जितने भी जानदार है वो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैदा होंगे। ठीक है, जिसमें सारे के सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम करेक्ट होना चाहिए, डीएनए वगैरह सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर डिफरेंस आएगा तो फिर एबनॉर्मेलिटी होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होंगी, कोई बच्चा माजूर पैदा होगा, कोई लंगड़ा लूला इस तरीके से कुछ पैदा होगा। ठीक है, तो मियोसिस में इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि इसकी वजह से नस्लें आगे बढ़ती हैं, और ये इसका जो सेल डिवीज़न होगा वो माइटोसिस की तरह ही होता है, वही 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज़ वगैरह। ठीक है, लेकिन इसमें सेल 2 दफ़ा डिवाइड होता है। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह होता है। ये तो एक साइड पे आपको माइटोसिस का बताया गया है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या था। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया। दूसरा है मियोसिस। मियोसिस में सेल के अंदर वही प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, ठीक है, और एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1 वही होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइटोसिस में सेल एग्जैक्टली सेम कॉपी होती है ना, जिस तरह पहले सेल था, फॉर एग्जांपल पहले सेल में 46 क्रोमोसोम थे, तो उससे जो 2 सेल्स बनेंगे उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में एक सेल के अंदर जो डिवाइड होने वाला है, ठीक है, जो आप कहते हैं जो पेरेंट सेल है, ठीक है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, लेकिन जब उससे आगे जो 2 सेल्स बनेंगे उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब पेयर भी नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम, बिल्कुल उसके हाफ होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड, के मियोसिस में जो सेल प्रोड्यूस होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, हाफ होंगे। ठीक है, और हाफ मतलब ये नहीं कि आधा सेल बनेगा, सेल पूरा बनेगा, लेकिन उसमें क्रोमोसोम आधे होंगे। ठीक है, और माइटोसिस जो है वो डिप्लॉयड होगा, मतलब पूरे का पूरा सेल होगा, उसमें जितने क्रोमोसोम फादर या मदर सेल में थे, ठीक है, उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का आपको पता होना चाहिए। माइटोसिस में डिप्लॉयड सेल बनता है, हैप्लॉयड मियोसिस में हैप्लॉयड सेल बनता है। ठीक है, इसमें भी वही है कि प्रोफेज़ 1, इसमें सेल जो है 2 दफ़ा डिवीज़न होती है, मतलब एक दफ़ा जब वो डिवाइड हुआ, ठीक है, मियोसिस से आगे जाके 2 सेल्स बन गए, फिर वो 2 सेल्स दोबारा डिवाइड होंगे और उससे आगे जाके पूरे 4 सेल बनेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको मियोसिस कहते हैं कि मियोसिस में 2 सेल डिवीज़न होती है और माइटोसिस में 1 सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, जो ये मैं आपको थोड़ा सा इसके ज़रिए दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। देखें, सबसे पहले जो है आपके पास सेल है और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्रोमोसोम उसमें डुप्लिकेट हो जाते हैं, मतलब जब सेल डिवाइड होने जाता है ना तो क्रोमोसोम वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बताया डुप्लिकेट हो जाती हैं, क्योंकि अब उसने 2 सेल बनाने हैं तो चीज़ें 2-2 चाहिए आपको, तो डुप्लिकेट होगा। तो प्रोफेज़ 1 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है वो डुप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेटाफेज़ 1 आएगा। ठीक है, मेटाफेज़ 1, और मेटाफेज़ 1 में क्या होगा, वो क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पे चले जाएंगे। ठीक है, मतलब वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आएगा एनाफेज़ 1। एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1 तकरीबन एक जैसे हैं। जैसे कि पहले होता था कि उसमें जो है वो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और हाफ हाफ क्रोमोसोम चले जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे ऊपर जो है वो 2 क्रोमोसोम है और यहाँ पे नीचे भी 2 क्रोमोसोम है। ये देखें, ये भी 2 क्रोमोसोम है और ये भी 2 है, तो ये 2 एक सेल में और 2 एक सेल में। ठीक है, मतलब 2-2 सेल में चले जाएंगे। अच्छा, इससे आगे जाके 2 सेल्स बनेंगे जो कि हाफ
उसमें तादाद होगी, ठीक है। अच्छा, जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे आपका हो गया एक डिवीज़न पूरा, एक आपका मियोसिस हो गया, ठीक है। फिर आएगा मियोसिस 2 और वो सिंपल माइटोसिस की तरह होगा, मतलब उसमें नंबर हाफ नहीं होगा, ठीक है। उसमें वो ही नंबर होगा जो कि इसमें है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो नंबर आएगा, ठीक है, जो कि 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है, ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, ये, ठीक है, इसमें 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ आ गए, ये अब दोबारा डिवाइड होंगे तो ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये आगे जाके इससे भी 2 सेल बनेंगे और ये जो सेल है इससे भी 2 सेल बनेंगे, लेकिन इसमें फिर कोई भी कमी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो कम है, इसमें 23 है, इसमें भी 23 है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इससे कम नहीं होंगे जब ये दोबारा डिवाइड होंगे। फिर ये जब डिवाइड होगा तो इसमें भी 23 आएंगे, इसमें भी 23 आएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि मियोसिस में 2 डिवीज़न होती हैं, एक को हम कहते हैं मियोसिस 1, एक को हम कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 1 में सेल जो है वो हाफ क्रोमोसोम नंबर के साथ डिवाइड हो जाता है और वही स्टेप मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। फिर वो जब 2 में डिवाइड हो जाते हैं, फिर वही सेल्स दोबारा डिवाइड होते हैं, लेकिन फिर उनका नंबर हाफ नहीं होता, फिर वो सेम नंबर यानी 23 के साथ ही डिवाइड हो जाते हैं और इसी तरह 4 सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये मैं ख़त्म कर लूँ। पहले एक सेल था, ठीक है, और जब दोनों सेल डिवीज़न हो गए, इससे बन गए हमारे पास 4 सेल्स, ठीक है। तो मियोसिस में 4 सेल बनते हैं। मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ 4 सेल्स बनते हैं और माइटोसिस में पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ 2 सेल्स बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है और थोड़ा इस पे खैर हम किसी और दिन पूरा लेक्चर डिटेल के साथ रिकॉर्ड करेंगे। अभी बस आपको जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, अभी भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताई हैं, इतना आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपको ये आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आपको टिश्यूज़ का बताया गया है कि जब सेल डिवाइड होते हैं और बहुत सारे इसमें मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, ये आपको पता होगा। टिश्यू के भी मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। और ये हम आगे डिस्कस करेंगे। टाइप्स होते हैं मुख्तलिफ़, 4 टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस, ठीक है। इनके काम अगर हम पढ़ें तो इसके एपिथेलियल टिश्यू के अगर पहले हम काम पढ़ें, एपिथेलियल का जो है वो सेलेक्टिव बैरियर होता है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर कोटिंग करते हैं ना, किसी चीज़ के ऊपर आप कोई चीज़ लगाते हो उसको बंद करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो वो इसी एपिथेलियल सेल का काम होता है। जैसे आप मुंह के अंदर आपको जो अंदर की तरफ एक बारीक सी लेयर नज़र आएगी, ठीक है, इसको हम एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल लेयर कह सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कह सकते हैं और ये ट्रांसफ़र भी करते हैं चीज़ों का। दूसरा है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी मतलब ये कि कुछ चीज़ें ये प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि कुछ ऑयल लाइक चीज़ें, ठीक है, या कुछ सलाइवा वगैरह, इसके अंदर ग्लैंड्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव सरफेसेस चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आपकी स्किन के ऊपर होंगे, आपके माउथ के अंदर है तो अंदर के स्किन को और अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप्स होते हैं और ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर ये सिंगल लाइन में है तो इसको हम सिंपल कहेंगे, जैसे कि ये सिंगल लाइन है तो सिंपल, ये भी सिंगल लाइन है तो सिंपल, ये भी सिंगल लाइन है लेकिन इस तरह खड़े हुए कॉलम शेप में है तो इसलिए ये भी सिंपल लाइन है, ठीक है। अब अगर ये पड़े हुए बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल इस तरह है, ठीक है, तो ये स्क्वाइमस सिंपल, स्क्वाइमस सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि पड़े हुए हैं, ठीक है, यानी एक एक है, और स्क्वाइमस ये के पड़े हुए हैं। अच्छा, फिर सिंपल क्यूबाइडल है, मतलब क्यूब है, इसी तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो क्यूबाइडल। और सिंपल कॉलमुनार एक एक है लेकिन कॉलम के जैसे हैं तो इसीलिए इसको सिंपल कॉलमुनार कहते हैं, ठीक है। अच्छा,
फिर आते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होगा जब ये इसके ऊपर और भी बहुत सारे लेयर्स आएंगे, जब एक लेयर नहीं होगी, 1 2 3 4 5 बहुत सारे लेयर एक दूसरे के ऊपर होंगे, इसको हम स्ट्रेटिफाइड कहेंगे। लेकिन स्क्वाइमस वही है कि जब ये इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पड़े हुए होंगे तो इसको हम स्क्वाइमस कहेंगे। तो ये हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड, चूंकि एक दूसरे के ऊपर है, 2 3 लाइन है, ठीक है, लेकिन क्यूब है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ठीक है। फिर ये होगा सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमुनार। कॉलम्स है लेकिन कॉलम भी सही तरीके से बने नहीं हुए, इसलिए हम इसको सीडो कहते हैं। सीडो यानी कि गलत, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं ट्रांजिशनल, यानी उसमें मिक्सचर है, ठीक है, उसमें क्यूबॉइडल भी है, उसमें कॉलमुनार भी है, उसमें जो है वो स्क्वाइमस भी है, तो इसीलिए ये ट्रांजिशनल कहते हैं, यानी मिक्सचर। अच्छा, नंबर 2 इज़ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है बॉडी में सबसे ज़्यादा जो पाने वाले टिश्यूज़ है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे जो बोन्स होते हैं, ठीक है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं, हमारे मसल्स कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं, हमारे आरबीसीज कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं, हमारी स्किन कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, और ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, चीज़ों को मजबूत बनाते हैं। जैसे बोन्स आप देख लें, बोन्स की वजह से हमारी बॉडी सपोर्ट में है, ठीक है, सपोर्ट मिलती है। और बॉडी टिश्यूज़ जो है वो सारी चीज़ें इस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा ब्लड अब फ्लूइड दैट कनेक्टिव टिश्यू इज़ द प्राइमरी लोकेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व ऑफ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। वही बात कि ब्लड जो है WBC RBC, ठीक है, ये सारी चीज़ें कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी हमारे बॉडी में मेन फंक्शन एनर्जी स्टोर करते हैं, इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की वजह से होती हैं, ठीक है। ये आपको कनेक्टिव टिश्यू के कुछ टाइप्स बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ आपको पता है कि जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स हमारे वो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं। इसके अलावा मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं, बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, हम हाथ पाँव हिलाते हैं। ये किस वजह से हिलाते हैं? मसल्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, ठीक है। और दिस टिश्यू इज़ हाईली सेलुलर एंड इज़ वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इसमें जो मसल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, और इसके अलावा इसमें ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें हम इसके ज़रिए से हम बहुत सारे काम करते हैं, हमारी बॉडी इसी की वजह से चलती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो इसके काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसका जो है ब्लड सप्लाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मसल टिश्यू कैन बी कैटेगराइज इनटू स्केलेटल मसल टिश्यू। मसल टिश्यू होते हैं, इसमें मसल टिश्यू जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मसल स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल वही है जो बोन्स के साथ जो मसल अटैच होते हैं ना, उसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। स्मूथ मसल जो कि हमारे बॉडी के अंदर है, जैसे कि स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, वो स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। कार्डियक मसल जो कि हार्ट के अंदर होते हैं, और इसके शेप्स भी आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के शेप्स हैं। अच्छा, ये फिर उसके दोबारा आपको कुछ डिफरेंसेस बताई गई हैं कि स्केलेटल मसल जो है वो स्ट्रिएटेड होते हैं। स्ट्रिएटेड मतलब इसके ऊपर आपको ये वाइट कलर के पेचेस नज़र आएंगे, ठीक है, हिस्टोलॉजी वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं ताकि एनर्जी ज़्यादा मिले। वॉलेंट्री होते हैं, हमारे इख्तियार में होते हैं, हाथ पाँव हमारे इख्तियार में होते हैं ना, यूजुअली अटैच टू स्केलेटन, और बोन्स यानी स्केलेटन के साथ ज़्यादातर ये अटैच होते हैं। दूसरे हैं स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रिएटेड, इसके ऊपर वो वाइट कलर के पेचेस नहीं है, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। स्पाइंडल शेप्ड, मतलब इसी तरह स्पाइंडल शेप होते हैं पत्ते के जैसे, ठीक है। और इसके अलावा यूनी न्यूक्लिएटेड, ओनली 1 न्यूक्लियस होता है इन सेल्स के अंदर। इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे इख्तियार में नहीं होते। और स्पेशली जो इंटरनल अर्गन होते हैं ना, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है, इनके इर्द गिर्द जो मसल्स की दीवारें होती हैं वो स्पेशली स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा,
नंबर 3 है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर मसल होते हैं क्योंकि ये पूरा लाइफ टाइम जो है ये धड़कते रहते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, लेकिन ये कभी थकते नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा इसको ब्लड सप्लाई होती है, तो इसलिए वो थकते नहीं है। ठीक है, स्ट्रिएटेड होते हैं ये भी, मतलब इसके ऊपर भी ये वाइट कलर के पेचेस होते हैं और इसका काम जो वाइट कलर के पेचेस होते हैं ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा डिटेल से, नहीं पढ़ा हुआ तो हम इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये जो स्ट्रिएशंस होती है ना, जो दाग धब्बे होते हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे इख्तियार में नहीं होते ना। अब दिल की धड़कन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के इर्द गिर्द होता है, हार्ट के वॉल्स को कवर करते हैं। इसके अलावा नर्वस टिश्यू होते हैं। नर्वस टिश्यू आपको पता है कि जो ब्रेन और न्यूरॉन्स के जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, उसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। और डिस्पाइट द ऑसम complexity ऑफ द नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेल। ठीक है, मतलब चूँकि नर्वस सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म के टिश्यू होते हैं। ठीक है, एक होता है न्यूरॉन्स, एक होता है न्यूरोगेलिया। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो स्पेशली आपको पता है कि जो सिग्नल्स लेके आते हैं जाते हैं, ठीक है, ये न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई। स्टिमुली मतलब कोई भी चेंज जो कि कोई भी फील होता है हमें, ठीक है, उस चेंज को लेके जाना ब्रेन तक, ये उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसको आसानी के साथ लेके जाते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लें। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा है न्यूरोगेलिया। न्यूरोगेलिया कोई सिग्नल वगैरह कंडक्शन नहीं कराता, कोई लेके नहीं जाता, लेकिन ये न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द मौजूद होता है और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको न्यूरोगेलिया कहते हैं। ये आपको दिखाया गया है न्यूरोगेलिया इन न्यूरॉन्स का डायग्राम। ठीक है, सो यू कैन सी दैट। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊँ, अच्छे डिटेल से चीज़ें बताऊँ, और इसके बाद आपको आई थिंक किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।